हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, जैसा कि प्रीवियस क्लास में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी सोल प्रोप्राइटरशिप हम डिस्कस कर चुके थे, और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। आज के क्लास में इन दो बिजनेस के बारे में डिस्कस होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लासेस में आप पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का पार्ट सेकेंड। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, the business carried out by members of Hindu undivided family is known as Hindu undivided family business। बच्चे, एक ऐसा बिजनेस जो हिंदू फैमिली के द्वारा रन किया जाता है उसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो बिजनेस चले आ रहा है, उसी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहते हैं। दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज नॉट गवर्न बाय इंडस्ट्रियल और कंपनी एक्ट, बट इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। बच्चे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर में आता है, जो कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। दिस बिजनेस इज गवर्न बाय फॉलोइंग टू सक्सेशन, हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये दो तरह का होता है, एक होता है दाया भाग और एक होता है मिताक्षरा। दाया भाग क्या है? केवल वेस्ट बंगाल में है, जैसे केवल वेस्ट बंगाल में आपको दाया भाग है, और मिताक्षरा जो है वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी जो इंडिया के पोर्शन है वहां मिताक्षरा है। तो दाया भाग केवल वेस्ट बंगाल में है, मिताक्षरा वेस्ट बंगाल के अलावा हर जगह है। There are two conditions for the existence of joint Hindu family business. These are: minimum 2 male member must be there in the family। मतलब इस तरह के बिजनेस में कहा गया है कि मिनिमम 2 मेल मेंबर होना चाहिए, 2 मेल मेंबर फैमिली में, और एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। बिजनेस करने के लिए ये दो चीज जरूरी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। और इस फैमिली में जो भी मेंबर्स होते हैं जिनके बीच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम को पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को पार्टनर। तो बच्चे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऐसा बिजनेस होता है जो कि हिंदू फैमिली के द्वारा रन किया जाता है। इस बिजनेस में जो फैमिली का सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है उसको हम कर्ता बोलते हैं। फैमिली के सीनियर मोस्ट मेल मेंबर को हम कर्ता बोलते हैं और बाकी मेंबर को को पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, ये दो तरह का होता है, एक होता है दाया भाग, एक होता है मिताक्षरा। दाया भाग जो है आपको वेस्ट बंगाल में है और मिताक्षरा वेस्ट बंगाल के अलावा हर जगह है। दाया भाग में मेल फीमेल दोनों बन सकते हैं, मिताक्षरा में जनरली मेल मेंबर बनते हैं। चलिए आगे और भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फीचर्स क्या है? फॉर्मेशन, लाइबिलिटी, कंट्रोल, माइनर मेंबर। फॉर्मेशन इसका इजी होता है बच्चे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो फॉर्मेशन होता है वो क्वाइट इजी फॉर्मेशन होता है। लाइबिलिटी, कर्ता का अनलिमिटेड होता है, और बाकी जो अदर मेंबर होते हैं को पार्टनर जिनको बोलते हैं उनका लिमिटेड होता है। कंट्रोल, जनरली दिस बिजनेस आर कंट्रोल बाय कर्ता। माइनर कैन बिकम मेंबर, माइनर भी इसमें मेंबर बन सकते हैं। माइनर कैन ऑल्सो बिकम द मेंबर, माइनर भी मेंबर बन सकते हैं, कैन बिकम मेंबर।
ठीक है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का फॉर्मेशन क्वाइट इजी है, क्योंकि कोई ज़्यादा लीगल प्रोसीजर है नहीं, फैमिली बिजनेस को रन करना है। लाइबिलिटी कर्ता का बिजनेस में अनलिमिटेड होता है। कर्ता क्या होता है? जो फैमिली का सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है उसको हम कर्ता बोलते हैं। कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड, और बाकी अदर मेंबर जो जिनको को पार्टनर बोलते हैं उनका लिमिटेड होता है। कंट्रोल, जनरली ये बिजनेस जो होता है कंट्रोल कर्ता के द्वारा किया जाता है, और माइनर भी इसका मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का फीचर्स क्या है? तो बच्चे फॉर्मेशन, जैसा कि हम डिस्कस किए थे उन्हीं पॉइंट को डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एट लीस्ट 2 मेंबर्स इन दी फैमिली। 2 मेंबर होना चाहिए, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। बिजनेस कोई एग्रीमेंट पे बेस नहीं होता है, इट इज जनरली बाय बर्थ होता है। जो उस फैमिली का में जन्म लेगा वो बिजनेस को कैरी करेगा। मतलब इसका फॉर्मेशन क्वाइट इजी होता है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होता है। फैमिली में, हिंदू फैमिली में बस 2 मेल मेंबर होना चाहिए, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगा तो बिजनेस कैरी करेगा। लाइबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया कि लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी ऑफ कर्ता अनलिमिटेड, वेयर एज लाइबिलिटी ऑफ ऑल अदर मेंबर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली इज लिमिटेड अप टू देयर शेयर। जो कर्ता है उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा, बाकी जो मेंबर्स हैं उनका लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। कंट्रोल, जनरली ज्वाइंट हिंदू फैमिली का जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है उसको कर्ता बोलते हैं, और इस बिजनेस को जनरली कंट्रोल और पूरा मैनेज जनरली कर्ता ही करता है। तो joint Hindu family of business is managed and controlled by senior most male member of the family who is called कर्ता। मैनेज कौन करता है बिजनेस को? कर्ता करता है, और बाकी मेंबर जो है वो कर्ता के द्वारा दिए गए निर्देश को पालन करता है। माइनर मेंबर, यस, इसमें माइनरशिप बाय बर्थ होता है, तो माइनर कैन ऑल्सो बिकम द मेंबर ऑफ दिस बिजनेस। Joint Hindu family business, a child becomes a member by birth. A child becomes member by birth only. There is no restriction on minor to become member of the business. कोई restriction नहीं है, माइनर भी बिजनेस का मेंबर बन सकता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेरिट्स क्या हैं। ये हमने अभी फीचर्स डिस्कस किया, अगर आप इसे नोट वगैरह करना चाहते हो बच्चे तो नोट कर लो। और अब हम डिस्कस करेंगे कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इफेक्टिव कंट्रोल। देखो बच्चे, ये बिजनेस जो है जनरली कर्ता के द्वारा मैनेज किया जाता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है ये जनरली कर्ता के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो कर्ता सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है और उसकी दायित्व बहुत ज्यादा होता है, तो वो मैनेज बिजनेस को अच्छे से करता है। इफेक्टिव कंट्रोल, कि कर्ता हैज कंप्लीट डिसीजन मेकिंग पावर, कर्ता के पास पूरा डिसीजन मेकिंग पावर है। दिस अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द मेंबर्स एज नो वन कैन ऑब्जेक्ट टू डिसीजंस ऑफ कर्ता। दिस आल्सो लीड्स टू फास्ट डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव कंट्रोल, बच्चे जनरली ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होता है वो फैमिली के सीनियर मोस्ट मेल मेंबर के द्वारा रन किया था ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें क्या होता है, बिजनेस को मैनेज कर्ता करता है और कर्ता पूरा डिसीजन मेकर होता है, तो कर्ता बिजनेस को सही से रन करता है। इफेक्टिव कंट्रोल होता है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, कहता है द डेथ ऑफ कर्ता डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एज नेक्स्ट एल्डेस्ट मोस्ट मेंबर बिकम्स कर्ता। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह में क्या होता था बच्चे कि किसी मेंबर्स के या मतलब कि ओनर के डेथ पे बिजनेस अफेक्ट होता था, पार्टनरशिप में भी होता है। बट इसमें क्या होता है कि अगर कर्ता का डेथ भी हो गया तो कर्ता के बाद जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर उसके बाद जो रहेगा अब वो कर्ता बन जाएगा। तो इस तरह से बिजनेस लगातार चलते रहता है, बिजनेस प्रभावित नहीं होता है किसी के डेथ से, तो बिजनेस कंटिन्यू चलता है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर, जैसे कि इस बिजनेस में बाकी जो अदर मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, सिंस मेंबर्स बिलोंग्स टू सेम फैमिली सो देयर इज मोर लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन among them. Moreover, growth of business add to the pride of their family. मतलब कि बिजनेस का जितना ग्रोथ होगा उतना फैमिली के लिए प्राइड है, अच्छी बात है।
अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके लिमिटेशंस क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, ऐसे बच्चे जो हमारे ऑफलाइन सेंटर में जुड़ना चाहते हैं गुडविल एडुकेयर के, वो हमारे गिवन नंबर 8676080858 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारा जो अल्टरनेट नंबर है 7743045542 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि गुडविल एडुकेयर एक ऐसी संस्था है जो वाराणसी में लंका पे स्थित है, जहां पे कॉमर्स का सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, CUET BCom, CUET MCom, BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के कोर्सेज। तो आप में से कोई भी बच्चे अगर इन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को लेना चाहते हैं, तो आप उन्हें रिकमेंड कीजिए। गूगल मैप पे गुडविल एडुकेयर सर्च करिए, यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर सर्च करिए, प्ले स्टोर पे गुडविल एडुकेयर सर्च करिए, हर जगह गुडविल एडुकेयर विजिबल है। ठीक है, तो अगर आप एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज में, तो हमारे गिवन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चे डिमेरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, दैट इज डिमेरिट्स मींस लिमिटेशंस, उसके कमियां क्या क्या हैं एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। लिमिटेड रिसोर्सेस, जैसे देखो बच्चे जनरली पार्टनरशिप वगैरह में क्या है कि कई पार्टनर बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, तो जितने लोग भी आएंगे हर कोई पूंजी लगाएगा, तो जनरली ज़्यादा रहने का चांस है कैपिटल। बट इसमें क्या होता है, फैमिली बिजनेस है तो कोई नया लोग आ नहीं सकता है, तो एक कैपिटल का लिमिट है। कैपिटल का क्या है, लिमिट है। दूसरी चीज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जनरली इस बिजनेस में क्या है कि कर्ता की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है, बाकी की लिमिटेड है। तो कर्ता की लाइबिलिटी लिमिटेड है, यदि कभी लॉस होता है बिजनेस को, तो कर्ता का जितना बिजनेस शेयर है उसके अलावा उसके पर्सनल एसेट्स भी बेचा जा सकता है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, यहां पे क्या हमने आपको पहले ही बताया था कि फीचर्स में कि कर्ता मेजर डिसीजन होल्डर्स होता है, डिसीजन टेकिंग पावर कर्ता के पास होता है, तो कर्ता का डोमिनेंसी होता है। तो समटाइम्स क्या होता है, अदर मेंबर्स जो है वो कर्ता की बात नहीं मानते और आपस में कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाता है, आपस में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। तो वही है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। द कर्ता इंडिविजुअली टेक्स ऑल द डिसीजंस विच मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर्स, दिस मे लीड टू कन्फ्लिक्ट्स एंड ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली यूनिट। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अब क्या है कि फैमिली बिजनेस है तो जो परिवार के सदस्य वही मैनेज करेंगे, तो जनरली ये जो मेंबर्स हैं ये हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होता है। ये लोग जनरली हायरिंग नहीं करते हैं, तो ये लिमिटेड। इसके बाद लिखा है द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ऑन द डिक्लाइन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग नंबर ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिलीज इन द कंट्री। अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो है ये कम होते जा रहा है, इसलिए ये बिजनेस जनरली समापन की ओर है। अब जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा ये बिजनेस, एक्सेप्शनली कहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के आपको फीचर्स बताया, मेरिट्स बताया और उसके लिमिटेशंस बताया। अब हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, चलिए नोट करना चाहते हो बच्चे तो नोट कर लो, एक सेकेंड। हाँ, जो बच्चे नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहली चीज कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है, कि जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के और पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है। नाम ही है कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव नाम में कहीं प्रॉफिट मेन एम तो होगा नहीं, तो क्या होगा, सर्विस प्रोवाइड करना। कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मेन एम होता है बच्चे सर्विस प्रोवाइड करना, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं और जो पब्लिक है। ठीक है, और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन इजीली मेंबरशिप ले सकता है और जब वो जाना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर इजीली जा सकता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट।
एंट्री और एग्जिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिनिमम 10 मेंबर होना जरूरी है। एक है इस बिजनेस का अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब कानून के अंदर में फर्म का और मेंबर एक दूसरे से अलग है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है इस बिजनेस का। ठीक है, बाकी डिटेल में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं हर चीज को। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर एंड विथ अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस। इसमें क्या है कि हम लोग मिल के काम कर रहे हैं जिसका एक कॉमन पर्पस है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल अचीव हो, और ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी गोल है सर्विस प्रोवाइड करना, हेल्प करना। A cooperative form of business is different forms of business enterprises. In this form, the main motive, देखो, in this form the main motive is not earning profit, but main motive is cooperative organization is mutual help. यहाँ पे क्या मेन एम है? mutual help, कि हम लोग मिलके सबको हेल्प करें, है ना। इट वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ इच फॉर ऑल। इसका प्रिंसिपल है इच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर इच। जो इच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर इच जो है वो सबका है, किसी एक का नहीं है। समझ गए बात? इच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर इच मेन प्रिंसिपल है इसका। कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन of person who join together for mutual help। ये क्या है कि ये वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्सन का जिन्होंने ज्वाइन किया है म्यूचुअल हेल्प के लिए। अ मिनिमम 10 persons are required to form a cooperative society। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए मिनिमम 10 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस करने के लिए। The registration of cooperative society is compulsory and the capital of cooperative organization is contributed by the members only in the form of share capital। The cooperative organization can raise loan also from the banks। cooperative society जो है बैंक से भी लोन ले सकता है। ठीक है, तो बच्चे ये cooperative society का आपका हो गया इस तरह से बेसिक डेफिनेशंस। अब हम स्पेसिफिक डेफिनेशन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिफरेंट पर्सन जो दिए हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि अलग अलग पर्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या डेफिनेशन दिए गए हैं। तो बच्चे कहा गया है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। बच्चे कभी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का ईयर क्या है तो कहोगे सर 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी रन होता है। जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, कंपनीज एक्ट 2013 है, ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 है। लिखा है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोसाइटी विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। क्या कह रहा है? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोसाइटी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सोसाइटी है विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। इसके बाद आपको HC कलवर्ट डिफाइन किए हैं कोऑपरेटिव इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन persons voluntarily associate together as a human being or on the basis of equality for the promotion of economic interest of themselves। ठीक है, तो इस तरह से आपका इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिफाइन किया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फीचर्स क्या है? तो बच्चे इसका फीचर्स है वॉलेंटरी एसोसिएशन की। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है जिसमें मेंबर्स इजीली आ सकते हैं, इजीली जा सकते हैं, एंट्री एग्जिट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लीगल स्टेटस, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना लीगल स्टेटस होता है, मतलब कि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, कानून के नजरों में इसका अपना खुद का अलग लीगल एग्जिस्टेंस होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर इन द बिजनेस, मतलब जितना जिन्होंने लगाया है ऑर्गेनाइजेशन में। कंट्रोल, जनरली जो बिजनेस पे कंट्रोल जो जिनको हम लोग इलेक्ट करते हैं
वही बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। सर्विस मोटिव होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव, और इक्वल वोटिंग राइट जो कि इंपॉर्टेंट है। जनरली कंपनी वगैरह में क्या होता है कि कंपनी में होता है 1 शेयर 1 वोट, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है 1 मैन 1 वोट। चाहे आपके पास शेयर कितना ही है, हर पर्सन इक्वल है, हर एक आदमी का एक ही वोट होगा काउंट, जैसे कि इंडियन डेमोक्रेसी में होता है इक्वालिटी। समझ गए बात ना? इसके बारे में अब हम डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे। देखिए, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स हम देखते हैं। वॉलेंटरी एसोसिएशन। वॉलेंटरी एसोसिएशन कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चे वॉलेंटरी एसोसिएशन है, इसमें कोई भी पर्सन इजीली ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सकता है, जब वो जाना चाहे तो इजीली ऑर्गेनाइजेशन जा सकता है, एंट्री एग्जिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ any person can join the cooperative society if she has a common interest. For example, any farmer can join the agriculture society, or any consumer can join the consumer society. The member can leave the society whenever they desire, so by going a notice. There is no restriction ऑन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मेंबर। देखो बच्चे, लिखा है कि एंट्री एग्जिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इजीली कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सकता है और ऑर्गेनाइजेशन से इजीली जा सकता है, एंट्री एग्जिट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लीगल स्टेटस। देखो बच्चे, जिस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो जिस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन का और ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर का दोनों का अपना अलग अलग लीगल एंटिटी हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम पे कोई एसेट्स परचेज कर सकता है, कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का लीगल स्टेटस सेपरेट होता है। इट इज कंपल्सरी फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। यहां देखो तो कहा गया कंपल्सरी फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए यह कंपल्सरी है कि अपने आप को रजिस्टर करवाए। ठीक है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। रजिस्ट्रेशन के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, विच मींस कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसीडर्ड सेपरेट फ्रॉम its member. It can buy and sell property in its own name. It can buy and sell property in its own name and can enter into contract in its own name. The death, insolvency or incapacity of any member does not affect the organization. मतलब किसी members के death, incapacity से business affect नहीं होता है। नेक्स्ट बच्चे, लिमिटेड लाइबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, जिन्होंने जितना मनी इन्वेस्ट किया है ऑर्गेनाइजेशन में शेयर के लिए। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है तो उन मेंबर्स का पर्सनल एसेट्स बेचा नहीं जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको पहले। नेक्स्ट है कंट्रोल, कि ऑर्गेनाइजेशन को कौन कंट्रोल करता है। Control in cooperative society, the power to take decision lies in the hands of an elected managing committee. The committee is elected through voting by the members. मतलब कि यहाँ पे जो members को हम लोग इलेक्ट करते हैं वोटिंग के थ्रू, वही ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है। ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। इक्वल वोटिंग राइट, यहां पे हमने भी बताया था कि 1 मैन 1 वोट। इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है 1 मैन 1 वोट, कि एक पर्सन के पास एक ही वोट का अधिकार है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के आपके फीचर्स है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे बच्चे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेरिट्स क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स को डिस्कस करेंगे।
मेरिट्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, कि हर एक मेंबर के पास इक्वल वोटिंग राइट है। वही प्रिंसिपल की वन मैन वन वोट, चाहे आपका शेयर कितना ही हो, बट एक पर्सन के पास एक ही वोट देने का अधिकार है। लिमिटेड लाइबिलिटी, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये नहीं कि कभी भी उनका पर्सनल एसेट्स बेचा जाएगा, नहीं, जितना जिन्होंने लगाया है उतना ही उनकी लाइबिलिटी है, उससे ज्यादा नहीं। स्टेबल एग्जिस्टेंस, ऑर्गेनाइजेशन लगातार चलते रहता है, किसी के आने जाने से ऑर्गेनाइजेशन में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन हो चुका रहता है, कानून का जो में अपना ऑर्गेनाइजेशन खुद वर्क करता है, और फ्री एंट्री एग्जिट है, तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन लगातार चलते रहता है, स्टेबल रहता है। इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, बच्चे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो इकोनॉमिकल फंक्शनिंग है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें खर्चे नहीं होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ही परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए ये क्या है, इकोनॉमिकल है। मोस्ट ऑफ द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म बाय द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज जनरली इकोनॉमिकल। एवरी वर्क इज परफॉर्म एट लेस कॉस्ट, सो दीज आर इकोनॉमिकल। बहुत ज्यादा बैड डेट वगैरह के चांसेस नहीं है, सेविंग होता है यहां पे। नेक्स्ट है सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी मेन एम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, और इस ऑर्गेनाइजेशन का भी मेन एम है बच्चे सर्विस प्रोवाइड करना, तो यहाँ पे गवर्नमेंट से भी इनको सपोर्ट मिलता है। लो रेट पे लोन मिल जाता है गवर्नमेंट से, कई सारी चीजें गवर्नमेंट से इनको सब्सिडाइज रेट पे मिल जाता है, तो सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से। इजी टू फॉर्म, मतलब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इजी टू फॉर्म है, मतलब इजीली आप स्टार्ट कर सकते हो, जो भी उनके लीगल प्रोसीजर है उस तरह से आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। ओपन मेंबरशिप, मेंबरशिप ओपन होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि यही कास्ट के लोग आ सकते हैं या यही जेंडर बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। ओपन मेंबरशिप है, एनीवन कैन जॉइन द मेंबर विथ वॉलंटरी मोटिव, सर्विस मोटिव, एंड whenever they want to leave the organization they can leave, मीन्स फ्री मेंबरशिप है, ओपन मेंबरशिप है। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिमिटेशंस क्या है, कमियां क्या क्या है। लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो बच्चे देखिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेशंस क्या क्या है। लिमिटेड कैपिटल, कि जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि जो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं वही लोग पैसा लगाते हैं। अब बच्चे कि जनरली उन सब का मोटिव है सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव वाले में कोई ज्यादा पैसा लगाता नहीं है, तो लिमिटेड कैपिटल हो पाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम पैसा लगा रहे हैं और रिटर्न कुछ मिलेगा ही नहीं, तो हम क्यों ज्यादा पैसा लगाएंगे, ठीक ना। और वहीं पर अगर प्रॉफिट अर्निंग रहेगा एम, तो ज्यादा पैसा लगाएंगे। तो लिखा है द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म बाय द पीपल हु हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड देयर इज नो कंपल्सन टू कंट्रीब्यूट एनी सम मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता, ये कंपल्सन भी नहीं है कि आप इतना पैसा लेके आओ ही बिजनेस करने के लिए, तो बहुत लोग नहीं लाते हैं, तो इसलिए लिमिटेड कैपिटल होता है। इन इफिशिएंट मैनेजमेंट, अब कम कैपिटल होने की वजह से, कम पूंजी होने की वजह से बिजनेस अलग अलग एक्सपर्ट्स को हायर नहीं कर पाता है। कम पैसे होने की वजह से बिजनेस अलग अलग एक्सपर्ट्स को हायर नहीं कर पाता है, तो इसलिए जनरली मोस्ट ऑफ द वर्क आर इन द ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज्ड बाय द मेंबर्स ओनली एंड मेंबर्स आर नॉट expert or specialized in each and every work, so the management is inefficient in the cooperative organization. लैक ऑफ सेक्रेसी, लैक ऑफ सेक्रेसी। अब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मेंबरशिप ओपन है, कई पर्सन अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो समटाइम्स दे लीक द सेक्रेसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो देयर इज लैक ऑफ सेक्रेसी, कुछ भी सेक्रेट रह नहीं जाता है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, अब देखो बच्चे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में क्या है ना कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग चलता है, तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा उस पर कंट्रोल होता है, हर गवर्नमेंट के हर एक नॉर्म्स को फॉलो करना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो ये कहीं कहीं एक लिमिटेशन है, कमियां हैं, जो कि एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल जो है दैट इज अ लिमिटेशंस। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द मेंबर्स, बच्चे इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, एवरी मेंबर्स
ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट स्टेट्स, कई जगह से आए हैं। अब बताओ बच्चे, जब पर्सन कई जगह से आएंगे तो सबका गोल अलग अलग रहेगा ना, और जब सबका गोल अलग अलग है तो समटाइम्स दे वर्क इन दी ऑर्गेनाइजेशन इन विथ डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट डायरेक्शन, तो आपस में कंफ्लिक्ट राइज हो जाता है, वो लोग सेम डायरेक्शन में वर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये उसके लिमिटेशन है। ठीक है, आप इसको नोट करिए, नोट किए बच्चे? ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चे कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। चलिए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर 6 टाइप्स: कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो इस तरह से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको 6 तरह के होते हैं कि कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव, हाउसिंग और फार्मिंग। इस तरह से इनके बारे में 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, तब हमारा ये टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी कंप्लीट होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखते हैं बच्चे कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कहता है। देखो कि दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, इस सोसाइटी में कंज्यूमर्स होता है, हु ज्वाइन टुगेदर टू एलिमिनेट द मिडिलमैन। मतलब कंज्यूमर सोसाइटी जो है कि कई सारे कंज्यूमर्स का ग्रुप है जो आपस में ज्वाइन किए हैं। क्यों ज्वाइन किए हैं? टू एलिमिनेट द मिडिलमैन, मिडिलमैन को एलिमिनेट करने के लिए, जिससे कि कॉस्ट सेव हो सके। द कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम टू द मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइस। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, जो गुड्स है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है और अपने मेंबर्स को बेचता है। तो बीच के जो मिडिलमैन है, होलसेलर, रिटेलर, उसको वो एलिमिनेट करता है, उसके प्रॉफिट मार्जिन को कम करता है, जिससे कि कॉस्ट उनका प्रोडक्ट का कम लगे। The profit of the store is distributed among all the members as dividend on capital and bonus in proportion to their purchase during the year. The main objective of forming consumers cooperative are, तो बच्चे जो प्रॉफिट है जो वो डिविडेंड के रूप में मेंबर्स में बांट देते हैं जिन्होंने जिस रेशियो में परचेज किया है। ठीक है, बोनस भी अकॉर्डिंगली। इनका मेन मोटिव क्या है? टू इंश्योर, मोटिव देखो यहां ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर स्टीडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। इनका मेन मोटिव है कि जो एसेंशियल गुड्स है उसका सप्लाई लगातार बने रहे। टू सप्लाई द गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, मतलब कि गुड्स सप्लाई करना है रीजनेबल प्राइस पे बाय इलिमिनेटिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मिडिलमैन। तो यहाँ पे मिडिलमैन के प्रॉफिट मार्जिन को इलिमिनेट करके गुड्स रीजनेबल प्राइस पे सप्लाई करना है। और टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हाई क्वालिटी। तो देखो यहाँ पे 2-3 बातें ध्यान रखना है आपको कंज्यूमर कोऑपरेटिव में, कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन एम है वो है कि गुड्स लगातार सप्लाई में रहना चाहिए, और जो मिडिलमैन के प्रॉफिट मार्जिन है, मिडिलमैन है, उनको बीच से एलिमिनेट करो और अच्छे क्वालिटी का गुड्स कंज्यूमर्स तक पहुंचाओ। तो ये 3 आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव के, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो चलिए देखते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। देखिए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कहा गया है कि दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल प्रोड्यूसर who individually find it difficult to procure the inputs and gets machinery and latest technology। मतलब कि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर के एक ऐसा ग्रुप है जो इंडिविजुअली डिफिकल्टीज फेस करता है रॉ मटेरियल को या डिफरेंट चीजों को एक्वायर करने में। ठीक है, तो ये 2 तरह के होते हैं। दे आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी।
पहला है द वन विच प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल इनपुट्स मशीनरी सो दैट प्रोड्यूसर कैन कंसंट्रेट ऑन द प्रोडक्शन। मतलब एक तो ये ऐसे होते हैं जो रॉ मटेरियल पे, इनपुट्स पे, रॉ मटेरियल पे, इनपुट पे, मशीनरी पे क्या करते हैं, उनको एक्वायर नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए कंसंट्रेट करते हैं प्रोडक्शन पे। और दूसरा द वन विच सेल गुड्स प्रोड्यूस बाय दीज प्रोड्यूसर, द प्रॉफिट्स ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बच्चे इसमें एक ऐसा हुआ जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, इनपुट प्रोवाइड करेगा, मशीनरी प्रोवाइड करेगा, और दूसरा क्या करेगा, प्रोड्यूसर के गुड्स को सेल करेगा। इनका मेन मोटिव क्या होता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव का, टू इंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट्स एट रीजनेबल प्राइस, कि जो रॉ मटेरियल है, इनपुट है, वो रीजनेबल प्राइस पे सप्लाई हो। टू प्रोवाइड लेटेस्ट मशीनरी एंड न्यू टेक्नोलॉजी, कि नए नए मशीनरी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना है। टू इंश्योर ए स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय मेंबर्स, कि जो गुड्स है वो उसका स्मूथली सप्लाई होते रहे। और हेल्पिंग द प्रोड्यूसर एंड देयर अटेंशन, प्रोड्यूसर को हेल्प करना है और उनका अटेंशन रखना है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रोडक्शन पे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसका एक एग्जांपल भी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, अमूल। अमूल क्या है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कई सारे प्रोड्यूसर जो दूध का प्रोडक्शन करते हैं, डेयरी फार्म वाले सबका प्रोडक्ट क्या करते हैं, इजिली सेल करते हैं। इसके बाद है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल प्रोड्यूसर हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल द प्रोडक्ट्स एट प्रॉफिट। ऐसे प्रोड्यूसर जो अपने प्रोडक्ट को प्रॉफिट पे नहीं बेच सकते हैं, उनका ये ग्रुप होता है। द आउटपुट ऑफ ऑल द स्मॉल प्रोड्यूसर इज ब्रॉट टुगेदर, सारे स्मॉल प्रोड्यूसर का आउटपुट एक साथ लाते हैं, एंड सोल्ड एट द बेस्ट प्राइस, और उसको बेस्ट प्राइस पे सेल करते हैं। सच अ सोसाइटी हेल्प्स टू improve the bargaining power. Such a society helps to improve the bargaining power and competitive position of its member. It performs various marketing functions such as transportation, warehousing, packaging, grading. अब इनका क्या क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग। The profit and sale proceeds are distributed among the members according to their respective shares in the common sales pool. मतलब इनका मेन मोटिव होता है कि ऐसे स्मॉल प्रोड्यूसर जो अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाते हैं उनको ग्रुप करना और उनके प्रोडक्ट को सेल करना। ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग के सोसाइटी के फीचर्स और ऑब्जेक्टिव है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है ये देखते हैं। टू इंश्योर स्टडी एंड फेवरेबल मार्केट फॉर द आउटपुट ऑफ इट्स मेंबर, कि इनके मेंबर के लिए हमेशा एक अच्छा फेवरेबल मार्केट रहे, बेस्ट प्राइस पे सेल करें, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करें, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग फैसिलिटी, और ऑनेस्ट ट्रेडिंग को फोकस करना है, और बीच से मिडिल मैन को हटाना है, और सीधे कंज्यूमर्स तक क्या करना है, प्रोडक्ट पहुंचाना है, जिससे कि इजीली प्रोडक्ट सेल हो इनका। तो ये इनके ऑब्जेक्टिव से, आप इसको नोट कर लीजिए बच्चे। अब इसके बाद आपका है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है, इनका मेन मोटिव होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे मेंबर हैं जो इजीली लोन अरेंज नहीं कर पाते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं ले पाते हैं, उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अपने कई सारे जो उनके नीड्स है उसको फुलफिल कर पाना, सेविंग का हैबिट डेवलप करना इनका मेन मोटिव होता है। देखिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, cooperative credit society, it consists of people with limited means who find it difficult to arrange credit,
and loans. These society provides financial assistance to its member and promote a habits of saving among the members. The funds of these society consist of share capital contributed by members and deposits made by members and outsiders. The funds are used for giving loan to needy members on easy terms. The credit cooperative formed by members is known as rural credit cooperative. रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म्ड इन अर्बन एरिया. जनरली ये अर्बन बैंक के नाम से जाने जाते हैं और अर्बन एरिया में होता है. इनका होता है मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना मनी लेंडर से, कि बहुत सारे ऐसे मनी लेंडर्स है गांव में जो क्या करते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं, उनसे उनको प्रोटेक्ट करना, उनका सेविंग्स छोटे छोटे सबके सेविंग्स को जिन लोगों को नीड है उनको प्रोवाइड करना लोन के तौर पे इजी लोन, और इजी लोन प्रोवाइड करना लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और सेविंग डेवलप करना, ये कोऑपरेटिव क्रेडिट का मेन एम होता है. तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का बच्चे मेन एम क्या हो गया कि हमारे जो मेंबर्स है, जो सदस्य हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इन लोग को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना, मनी लेंडर्स के एक्सप्लॉयटेशन से इनको हटाना, और इनके बीच में सेविंग का हैबिट डेवलप करना. क्या अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स को. नेक्स्ट आफ्टर दैट है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी. तो देखते हैं बच्चे कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी क्या कहता है. दीज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स, इसमें स्मॉल फार्मर्स होते हैं हु ज्वाइन टुगेदर टू अवेल बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग. हम जानते हैं बच्चे कि हमारे जो फार्मर्स हैं देश में वो लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन सेगमेंटेशन, कि हर फार्मर्स बटे हुए हैं आपस में, तो उनको ये ग्रुप करता है और अच्छे टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करता है. सच societies are particularly most important in the case of countries such as इंडिया के लिए ज़्यादा बेटर है, where agriculture suffer from the excessive subdivision and fragmentation. जहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो excessive subdivision है, fragmentation है of land. The farmers cooperative society is also known as agriculture cooperative society. farmers cooperative को हम लोग agriculture cooperative भी कहते हैं. इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखिए इनका होता है हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर्स टू गेट बेनिफिट्स ऑफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग. जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको मैकेनाइज्ड फार्मिंग का हेल्प प्रोवाइड करना, बेनिफिट देना, प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड सीड्स, अच्छे क्वालिटी का सीड्स देना, फर्टिलाइजर्स देना, इरिगेशन के फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, और प्रोवाइडिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द पीजेंट्स. जो एग्रीकल्चर का में खेती कर रहे हैं उनको क्या करना है कि सोशल और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है. तो मेनली जो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है इनका मेन मोटिव होता है कि जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको अच्छे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, सीड्स प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अच्छे से प्रोडक्शन कर पाए और उनके प्रोडक्ट की यील्डिंग बढ़े. नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए. नेक्स्ट आपके पास लास्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मेन एम होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं उनको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना. ये दो तरह से वर्क करते हैं. एक होता है कि बड़े से प्लॉट पे छोटे छोटे फ्लैट्स बनवा देते हैं और अपने मेंबर्स को इजी इंस्टॉलमेंट में, इजी ईएमआई में सेल करते हैं. और दूसरा होता है कि हाउसिंग के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं. दो तरह से वर्क करते हैं. एक होता है वो हाउस देंगे और इंस्टॉलमेंट में अमाउंट लेंगे, और दूसरा होता है कि हम लोन देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग हाउसिंग बनाइए. ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में डिटेल में. कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. These societies are formed to provide residential accommodation to their members. These society purchase a big plot. जैसा कि मैंने बताया कि ये सोसाइटी बिग प्लॉट परचेज करते हैं लैंड का, एंड कंस्ट्रक्ट फ्लैट ऑन दैट, और उस पर फ्लैट कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड सेल दीज फ्लैट्स टू इट्स मेंबर ऑन इंस्टॉलमेंट, और मेंबर्स को इंस्टॉलमेंट में बेचते हैं, एंड इजी टर्म्स ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकॉर्डिंग इजी टर्म्स पे प्रोवाइड करते हैं. और सम हाउसिंग
कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड्स लोन, और कुछ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं मेंबर्स को फॉर बिल्डिंग हाउस, घर बनाने के लिए। इनका जनरली ये अर्बन एरिया, शहरी एरिया में ज़्यादा पॉपुलर होता है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल एकोमोडेशन टू द मेंबर्स, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनको रेसिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड करना इनका मेन एम होता है। हेल्पिंग द मेंबर्स टू परचेज हाउस एट लोअर कॉस्ट, जो मेंबर्स हैं वो लोअर कॉस्ट पे हाउस को परचेज कर सके, अफोर्ड कर सके। और प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटीज सच एज रोड, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट और पार्किंग, और जो बेसिक फैसिलिटीज होते हैं, रोड, स्ट्रीट लाइट, ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करना इनका मेन एम होता है। तो बच्चे इस तरह से हमने आज के क्लास में डिस्कस किया आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिजनेस के बारे में। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हमने उसके फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स पढ़ा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस, एंड अपार्ट फ्रॉम इट हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स भी पढ़ा कि ये 6 तरह के होते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे आपको कि पार्टनरशिप के बारे में और कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में। और अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल आपके लिए इफेक्टिव है, आपको सही कंटेंट दे रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और अपने फ्रेंड्स को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम कब से है और हाफ ईयरली में किस चैप्टर तक पूछा जा रहा है, ठीक है। और कोई बच्चे जो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वाराणसी में लंका पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। आप गूगल मैप पे सर्च करिए गुडविल एडुकेयर लंका वाराणसी, आ जाएगा। आप हमारे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। टेक केयर।